हेलो बच्चों जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको ये बोला था कि जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें मैंने आपको जो चार्ज बाय मास रेशियो हम बताएंगे आपको, और अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और वीडियोज़ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अगर फिर भी पसंद ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखो बच्चों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसका चार्ज होता है 1.627 इंटू 10⁻⁻⁹ कोलॉम्ब, ठीक है। अगर मास की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड ग्राम में लेकर आए तो 9.1 इंटू 10⁻⁻⁷ ग्राम। अगर हम चार्ज को ESU में देखें, ESU फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर इसमें हम देखें इस चार्ज को तो ये मिलेगा आपको 4.8 इंटू 10⁻⁻³ ESU। ये सभी का सभी डाटा बच्चों एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा नहीं कि मैंने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और उसका कैलकुलेट करके आपको बताया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसका, मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो रहेगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बेसिकली तो +1 बात करते हैं हम, इस पे -1 बात करते हैं, बट जो एक्सपेरिमेंटल डाटा उसके अकॉर्डिंग इस पे जो चार्ज है 1.627 इंटू 10⁻⁻27 कोलॉम्ब, -19 कोलॉम्ब सॉरी, ठीक है। इसका वेट की अगर हम बात करें बच्चों तो कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं, 1.627 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ग्राम में जब आप जाएंगे तो 0.627 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ओके। वहीं चार्ज की अगर इसकी भी बात करें तो ESU में इसका हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻3 ESU, ओके बच्चों। तो देखिए न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई चार्ज तो होता नहीं, तो उसका भी हमारा सिर्फ क्या रहेगा, मास होता है। तो न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम बात करें, मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम बात करें बच्चों, तो जो प्रोटॉन का होता है सेम वही होता है 1.627 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ग्राम में बात करें तो 1.627 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये होते हैं इनके मास और चार्ज। तो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हम इस चैप्टर का नाम ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सप्लेन करने की ट्राई की। तो आप 9th क्लास में पढ़ के आएंगे, पहले क्या था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। बच्चों ये अभी जो मैं थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल जो स्टार्ट करी, इसको देखकर वीडियो को कंप्लीट देखना ना छोड़े, क्योंकि ये तो 5-5 मिनट के, उसके बाद जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। उसके बिहाफ पे भी हमने एटम पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वो हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अप्लाई करके हम उसको जो है इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो बताऊँगी। तो पहले देखिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो है वो क्या बताया था, दैट्स डिपेंड ऑन, क्या बताया था इसमें एग्जाम्पल किसका लिया था बच्चों, वाटरमेलन का, ठीक है। वाटरमेलन का इसने एग्जाम्पल लिया था, आपको अच्छे से पता है। उसने क्या बताया था कि जो ब्लैक सीड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जो ब्लैक सीड्स थे उनको क्या कहा है, नेगेटिव चार्ज, और उनको क्या नाम दिया था उसने, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या नहीं होते, इलेक्ट्रॉन डज नॉट स्टैटिक, ये एक जगह नहीं रुकते, एक जगह नहीं रुकते इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फाउंड इन मोशन, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फाउंड इन मोशन। और इसमें जो है हमें न्यूट्रॉन को भी नहीं बताया था, इसने सिर्फ जो सोलिड स्फीयर था दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज, और उसको क्या बोला था, प्रोटॉन, एंड सीड्स बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रॉन, ये बताया था उसने। बट उसके तो वो टोटली ही गलत था, जो कि वो क्या हो गया, फिर फेल हो गया। इसके बाद जो था कौन था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जिनको ये डिटेल से पढ़ने बच्चों 9th क्लास की वीडियोस में देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंक्लूजन बता रही हूँ आपको। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इसमें इसने क्या किया था बच्चों, आपको पता है
कि गोल्ड फॉइल ली थी, ठीक है, और गोल्ड फॉइल से फॉर एग्जाम्पल उसने ये गोल्ड फॉइल ली थी इस टाइप से, ठीक है, और इस पे जो है ये एक हीलियम अल्फा स्कैटरिंग की थी, अल्फा स्कैटरिंग रेडिएशन इस पे की थी, और यहाँ पे क्या लगाई थी, यहाँ पे जो है ZNS लेयर लगा दी थी। ZNS जब क्या करती है, जब भी कोई भी पार्टिकल इस पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है तो शाइन करती है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से हम अल्फा स्कैटरिंग कर रहे थे, अल्फा रेडिएशन डाल रहे थे, तो मोस्टली जो स्कैटरिंग थी वो कहाँ पे मिलती, जो शाइनिंग थी वो यहाँ पे मिली थी और यहाँ पे साइड में मिली थी, जबकि सेंटर में एक भी नहीं आई थी, ठीक है। देन फाइनली क्या कंक्लूजन निकला था कि इस मेटल के सेंटर में कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जो क्या कर रहा है, इन रेडिएशंस को वापस धक्का देकर इधर वापस भेज रहा है। जो अल्फा स्कैटरिंग होती है ना बच्चों, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस, ठीक है, इनका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तो क्या हुआ बच्चों कि देखो ध्यान से समझो, चलो मैं थोड़ा इसको बता देती हूँ कि जो इसके थ्रू पास हुई, तो वो तो क्या उसने बताया कि यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज था जिससे इसने रेडिएशंस को अपनी तरफ खींचा है, पॉजिटिव को उस नेगेटिव ने अपनी तरफ खींचा है, जिसकी वजह से वो यहाँ से पास होकर यहाँ पे शाइनिंग दिखाई दे रही है, थोड़ा सा बेंड होकर। जबकि जो स्टेट जानी थी वो एक भी शाइनिंग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। ऐसा क्या? ऐसा इसलिए कि उसने कहा कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी कुछ ऐसा सॉलिड पॉजिटिव चार्ज है जो इसको वापस 180 पे डिफ्लेक्ट कर रहा है, जो वापस 180 डिग्री पे इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर गोल्ड फॉइल के हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो काफ़ी हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पास, काफ़ी जो है उसके पास प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली उस रे को डिफ्लेक्ट कर सकती है। तो उसने फाइनली क्या कंक्लूजन दिया कि जो हमारी मेटल है, ठीक है, उसके सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उसके अराउंड जो है वो जो यहाँ पे है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। बट उसने क्या कहा कि काफ़ी डिस्टेंस पे जो है ये स्पोर्ट्स उसको दिखाई दे रहे हैं, कुछ जो है खाली स्पेस भी है, जो हमारा एटम होता है उसके अंदर एक फॉइल पे उसने अप्लाई किया था। बट फिर इसकी लिमिटेशन क्या रही, इसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली, इसने ये बोला कॉन्टिन्यूसली। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा दिया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड रेगुलरली जो वो मोशन में है तो वो जो है न्यूक्लियस के अंदर फॉल डाउन क्यों नहीं हो रहा। क्वेश्चन ये बना कि कुछ टाइम के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एंट्री क्यों नहीं कर पा रहा, वो कभी गिरता तो नहीं। अगर हम ह्यूमन बीइंग का ही एग्जांपल लेके चलें, हम किसी भी चीज़ के अराउंड घूमते जाएं घूमते जाएं घूमते जाएं, फिर फाइनली जब हमारी कंप्लीट एनर्जी खत्म हो जाती है तो क्या होता है, हम उसके गिर जाते हैं, हम कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि हमारे पास एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसने इसके लिए इसने क्या बोला कि वो कॉन्टिन्यूसली जो है एनर्जी इमिट करता हुआ वो रिवॉल्व करता रहता है। तो उससे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि ये अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ जा रहा है तो इसके अंदर क्यों नहीं गिर रहा, ठीक है। तो इसका देखो क्या जवाब रहेगा इसका, यहाँ पे कुछ एक जो है सेंट्रीपिटल फोर्सेस होती है बच्चों, क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्सेस, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्सेस क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को एक पोजीशन पर लाकर हैंग कर देती हैं, ठीक है। ड्यू टू सेंट्रीपिटल ऑफ फोर्सेस वो इलेक्ट्रॉन जो क्या करता रहता है, अपने एक स्टैटिक चार्ज से उसके अराउंड मूव करता रहता है कि अंदर वो फिर जा ही नहीं सकता। एक स्टेज ऐसी आती है कब, जैसे देखो आपका ये सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो बाहर नेगेटिव है अंदर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन होगा और नेगेटिव पॉजिटिव का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। नेगेटिव पॉजिटिव का तो अट्रैक्शन होगा और नेगेटिव नेगेटिव का क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। इसका जब रिपल्शन होगा, ध्यान से समझो बच्चों, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है तो क्या करेंगे ये नेगेटिव जो बाहर आउटर स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कोशिश करेंगे कि मैं इस पॉजिटिव का अच्छा प्यारा बन के रहूं, मैं इस नई पॉजिटिव के साथ अपनी बॉन्डिंग करूं, जबकि दूसरा नेगेटिव भी क्या चाहेगा, मैं भी इसके साथ अच्छी बॉन्डिंग करूं। दोनों में इसी वजह से क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाती है ना, दोनों में से कोई एक भी नहीं जा पाता न्यूक्लियस के पास, ठीक है। इस वजह से जो नेगेटिव नेगेटिव होता है उसमें तो रिपल्शन हो जाता है, लड़ाई होकर एक दूसरे से मुंह बना लेते हैं, ठीक है। और जबकि पॉजिटिव क्या कर रहा है, इन दोनों नेगेटिव को फिर भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है,
ठीक है। बट दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करें, रिपल्शन कर रहे हैं। जब दोनों नेगेटिव नेगेटिव आपस में लड़ाई करके बैठे हैं, उस केस में ही पॉजिटिव जो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता, सिर्फ क्या करता है, दोनों को ये कहता है कि दोनों आओ, मैं बराबर आपको अपने साथ बॉन्डिंग दूंगा। तो उस केस में जब देखो ये न्यूक्लियस में तो एक भी नहीं जा सकता ना, क्योंकि जो भी न्यूक्लियस में जाने की ट्राई करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करके धक्का देकर उसको उस स्टेज पे ला देगा। फिर अगर ये खुद चाह रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जाने की, तो ये इसको खुद धक्का देकर वापस उस स्टेज पे ला देता है। तो यहाँ पे जो रिपल्शन और अट्रैक्टिव फोर्सेज है ना, इनकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक जगह हैंग हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो क्या करता है, अपने स्टैटिक चार्ज के साथ वहीं पे मूवमेंट करता रहता है। और इन फोर्सेस को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास? व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास? ये अब हम डिफाइन कर लेते हैं एक बार बच्चों। है तो बेसिक सी चीजें आपको आती भी होंगी, पर चलो कोई नहीं, मैं भी बता देती हूँ एक बार। एटॉमिक नंबर will be equal to number of electron is equal to number of proton। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन होंगे, वो हमारा क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर है। अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं बच्चों, एटॉमिक मास की, तो वो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारा क्या रहेगा, एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन एटॉमिक नंबर हम बच्चों हमेशा ही कहाँ लिखेंगे, नीचे, और मास नंबर हम लिखेंगे ऊपर। एलिमेंट के पैरों में हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे, सिर के ऊपर हम मास नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो इट्स एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू, इसका जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो 6 होगा। इट मीन्स इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 ही प्रोटॉन हैं। ठीक है, अगर हम इसके मास नंबर की बात करते हैं, तो एटॉमिक मास जो होगा, इस एटम का जो मास होगा वो कितना होगा बच्चों, 12 होगा। ठीक है, यानी कि 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। क्लियर? देखो प्रोटॉन आपको पता था, बाकी के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप जो है क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। इसके बाद जो है आपने 2 टर्म्स और पढ़ी होंगी, आइसोटोप और आइसोबार। वो क्या होते हैं, आइसोटोप की अगर हम बात करें तो क्या होता है बच्चों, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, कॉल्ड आइसोटोप। फॉर एग्जांपल C612 एंड C613। मैंने अभी बताया पैरों में हम जो क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, सिर के ऊपर हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये हमारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, देयर इज द डिफरेंट मास नंबर, सो दिस इज अ आइसोटोप। ठीक है, ये कार्बन का आइसोटोप है, कौन, कार्बन 13। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन का देख लीजिए, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35, एंड एक और क्या होता है, क्लोरीन 17 और 37। ये भी हमारे क्या होते हैं, आइसोटोप ही होते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, आइसोबार is the opposite of isotop. There is the same mass number but different atomic number। क्या रहेगा इस केस में, मास नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट आएगा। चलो देखो कैसे, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, का आर्गन कितना है इसका, वो मास एटॉमिक नंबर होता है 18, मास नंबर 40, कैल्शियम 20 एंड 40। देयर इज द मास नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सो दिस इज द आइसोबार। नेक्स्ट वन, आइसोटोनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिख लीजिए इसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे, ऐसे एलिमेंट जिनके क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जांपल आप बात कर लीजिए, Na पॉजिटिव एंड नियो, बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देयर इज 10 इलेक्ट्रॉन बिकॉज देयर इज 1 loss of electron due to 1 positive charge and 10 electron. Okay, so these are the isoelectronic, example of isoelectronic. If we take example here,
Na positive, Mg2 positive and neon. These all are isoelectronic. Understand students? तो आगे देखते हैं नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और ये जो थ्योरी थी बच्चों इन 1864 जो है मैक्सवेल ने जो है इसको एक्सप्लेन किया था। कैसे किया था हमें ये समझना आज की क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। देखो बच्चों बोहर जो थे बोहर ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया था आफ्टर रदरफोर्ड। ठीक है, तो उसने ये बताया था कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो एज ए वेव जो है मूव करते हैं। ठीक है, बट वो फेल कहाँ हो गया था, वो फेल यहाँ हुआ था। हम इसमें इस जो हमारा सेकंड चैप्टर है इसमें इन डिटेल अभी बोर मॉडल पढ़ेंगे आगे। उसने ये बोल दिया कि जो नंबर ऑफ वेव्स रहेंगी ना एक एक ऑर्बिटल में, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ वेव्स होंगे उसके अराउंड उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। वहाँ पे जाकर के फेल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन की हम कभी भी वेव नहीं बना सकते। ठीक है, तो देखो जो मैक्सवेल थे उसने बताया कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। बुक में काफी लेंथी दे रखा बच्चों, और मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था। इसने ये बताया था कि जो ये आपका न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज और इसके अराउंड जो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, पर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हम 2 का ही देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है सेम चार्ज है ना, तो ये चार्ज जो हुआ कैसा इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। मैग्नेट के भी क्या होते हैं 2 पोल होते हैं ना, साउथ और नॉर्थ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। ठीक है, जब उनको कांटेक्ट में लेके आते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो ये क्या है लाइक मैग्नेट, लाइक मैग्नेट। ठीक है, तो देखो बुक में आप पढ़ेंगे समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, पर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 2 फोर्सेस या 2 रेडिएशन की बात कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेडिएशन तो कब जनरेट होंगे जब ये आपस में रिपल्शन करेंगे। ठीक है, क्या होता है जब भी 2 ह्यूमन बीइंग की आपस में लड़ाई होती है तो आसपास के एरिया को वो क्या करते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इफेक्ट आता है आसपास। ठीक है, अगर आसपास इफेक्ट ही नहीं आ रहा तो फिर वो लड़ाई ही नहीं, वो रिपल्शन ही नहीं। तो यहाँ पे जब रिपल्शन आएगा दोनों में, बच्चों ध्यान से समझना, जब नेगेटिव और नेगेटिव में दोनों में क्या आया रिपल्शन आए। ठीक है, जब भी इन दोनों में रिपल्शन आया एक दूसरे को धक्का दिया उस टाइम पे यहाँ से कुछ रेडिएशन जनरेट हुई, रेडिएशंस जनरेट हुई। इन रेडिएशंस को हमने क्या नाम दिया इलेक्ट्रिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक रेडिएशन नाम दिया बच्चों। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव जो न्यूक्लियस के अंदर और नेगेटिव जो इसके अराउंड घूम रहा है, उन दोनों में क्या है लॉ ऑफ एक्शन है यहाँ, यानी कि अट्रैक्शन, देयर इज अ अट्रैक्शन। ये जो अट्रैक्शन है लाइक अ मैग्नेट, बिकॉज टू अपोजिट पोल विल बी अट्रैक्ट विद ईच अदर। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो ये जब अट्रैक्शन यहाँ पे कर रहे हैं तो अपने अराउंड में क्या करेंगे रेडिएशन रिलीज करेंगे, कुछ रेडिएशन रिलीज करेंगे। ठीक है, जब ये रेडिएशन रिलीज करेंगे तो हम उनको क्या बोल देते हैं मैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोलेंगे मैग्नेटिक रेडिएशन। ये समझाना चाह रहा था मैक्सवेल। उसने ये बताया था कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रहता है तो वहाँ पे 2 टाइप्स की रेडिएशन जनरेट होती है और दोनों ही रेडिएशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देख सकते हैं आप यहाँ पे है आपका ये अगर हम बात करें कौन सा है इलेक्ट्रिक रेडिएशन, तो ये इसके परपेंडिकुलर कौन सा है मैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है बच्चों, तो ये पॉइंट समझाना चाह रहा था सिर्फ, चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ लो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलेगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होता है एटम के अंदर जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हाँ वो बात फैक्ट है कि जो उसने ये बताया कि जो ये रेडिएशंस है कोई भी जो रेडिएशन है वो एज ए वेव मूव करेगी। अब ये रेडिएशन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे क्या शो होती है वो एक बार दिखा देते हैं। तो बच्चों रेडिएशंस आप ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे बोर्ड है, मैं 2D में 3D में आपको दिखा नहीं पाऊंगी पर कोई फिर भी कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी
इलेक्ट्रिक रेडिएशन, ठीक है। मैग्नेटिक मैंने क्या बताया इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हम कैसे दिखाएंगे बच्चों बताइए, क्या आप दिखा पाएंगे परपेंडिकुलर ऐसे बोर्ड पे? नहीं दिखा पाएंगे ना, तो चलो कोशिश करते हैं। मैं डॉट से दिखा रही हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा आपको इसको टेढ़े करके यूं दिखा देना, थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए इसको, ठीक है। यूं यूं यूं, बेसिकली मैं इसको दिखा नहीं पाऊंगी। अगर हम इसको मैग्नेटिक बोलते हैं, ये मैग्नेटिक है, तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये दो फील्ड वहां से जनरेट होते हैं हमारे एटम से, ये मैक्सवेल ने बताया। अब इसमें जो ये वेव्स होती हैं, इसके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ wave. So there is the characteristic of wave. First one, wavelength. Second one, frequency. Third one, wave number. Velocity, amplitude, ठीक है। ये कुछ एक टर्म्स हैं, तो हम पहले फर्स्ट देख लेते हैं वेवलेंथ। ये वेवलेंथ क्या होती है आप सबको पता होगा, ये तो पता है, पर आज तक ये नहीं पता था कि ऐसे रेडिएशन जनरेट होती है वहां से, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू crest एंड ट्रफ, I'm right? आपकी जो भी वेव है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक वेव बना लीजिए, ये बनाई आपने, ठीक है। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, या फिर इसके और इसके बीच की डिफरेंस, उनका क्रेस्ट बोलते हैं, इनको ट्रफ बोलते हैं। इन्हीं भी दो के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो हमारी क्या होगी, वेवलेंथ। क्या रहेगी बच्चों, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को जो हम यहाँ पे डिनोट करेंगे दैट इज लैम्डा। क्या, लैम्डा, लैम्डा बोलते हैं इसको, ठीक है। जो लैम्डा होगा उसको आप किस यूनिट में मेजर करेंगे, एंगस्ट्रम में, या तो एंगस्ट्रम में करेंगे, मीटर में करेंगे, या सेंटीमीटर में करेंगे, ठीक है। अगर पिकोमीटर में भी तो भी हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ओके बच्चों। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वेव्स passing in 1 second, टोटल नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। देखो हम किससे डिनोट करते हैं, इसकी जो यूनिट रहेगी वो हर्ट्ज रहेगी। फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज इसकी यूनिट रहेगी। और अगर हम इसको लिखें तो 1/सेकेंड, पर सेकेंड भी बोलते हैं, हर्ट्ज का रिलेशन सेकेंड के साथ रहेगा, पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, इज हाइट ऑफ crust एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ। ये हमारा क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड डिनोटेड बाय स्मॉल a, ओके। नाउ लास्ट वन इज वेव नंबर। तो बच्चों जो वेव नंबर होगा, हमारा जो फ्रीक्वेंसी था, आपको मैंने आपको उसका डिनोशन f बताया, बट बेसिकली जो केमिस्ट्री है उसमें न्यू से डिनोट करते हैं उसको, न्यू, ठीक है। तो जो वेव नंबर होगा इसको हम न्यू बार से, उसके ऊपर बार और लग जाएगा, दैट विल बी वेव नंबर। तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारा फ्रीक्वेंसी का, यही हमारा वेव नंबर का, नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। इसके ऊपर बार लग जाता है, वहां पे बार नहीं लगता। तो ये जो वेव नंबर होगा ये हमारा होगा 1/λ। जो वेवलेंथ होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। अगर यूनिट की बात करें तो अगर आपने लैम्डा सेंटीमीटर में लिया है तो जो वेव नंबर होगा उसका क्या आ जाएगा, पर सेंटीमीटर।
देखो बच्चों, अब कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि हमारे लिए पढ़ना जो वेस्टेज होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो आप स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रा होगा उसी के बिहाफ पे आप स्टडी करने वाले हैं, तो ये इन चीज़ों का आपको पता होना जरूरी है। तो बच्चों आज की क्लास में यही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में आपको जो स्पेक्ट्रा की तरफ मूव करते हैं हम, पर उससे पहले हमें जो क्लासिकल जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बिहाफ पे जो लास्ट है हमें वो देखने होंगे, उसके बाद हम स्पेक्ट्रा की तरफ जाएंगे। पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा ये चैप्टर, आप बोर नहीं होंगे। बच्चों वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर नहीं लाइक हो रही है आपसे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।